चलिए तो आज की क्लास में अभी हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे, साइन थीटा है, साइन 2 थीटा है, साइन की पावर 6, साइन की पावर 4, साइन स्क्वायर है और रूट के साथ साथ 2 साइन की पावर 4 है, 3 साइन स्क्वायर है, और यानी ये वाला पूरा फंक्शन साइन के टर्म में है। जैसे आप साइन 2 थीटा को ओपन करेंगे तो एक यहाँ पे आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा अलग आ गया, बाकी पूरे फंक्शन को साइन के टर्म में चेंज कर लो। अब 1 प्लस साइन कॉस 2 थीटा को आप 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यहाँ से एक साइन बाहर आएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये कॉस थीटा बचा और ये पूरा फंक्शन आ गया साइन का, तो हम तुरंत इस कॉस साइन थीटा को क्या मानेंगे, टी, तो कॉस थीटा डी टी हो गया। अब ये फंक्शन आ गया टी की पावर 6, टी की पावर 4, टी स्क्वायर 2t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपने अपने असाइनमेंट वगैरह में कभी ना कभी जरूर किया भाई। ये टी की पावर 6, टी की पावर 4, टी स्क्वायर, यहाँ से एक टी कॉमन करो और इसको उस टी को रूट के अंदर ले जाओ तो रूट के अंदर टी स्क्वायर जाएगा। जैसे रूट के अंदर टी स्क्वायर आएगा तो बन जाएगा 2t की पावर 6, 3t की पावर 4, 6t स्क्वायर। अब जैसे आप इस पोर्शन को के एज्यूम करोगे तो यहाँ से आएगा 12t की पावर 5, 12t की पावर 3, 12t, तो यानी कि यहाँ से आएगा t की पावर 5 t क्यूब प्लस t डी टी इक्वल टू डी के बाई 12। ये तुरंत इसके साथ मिलकर डी के बाई 12 बन गया और k की पावर हाफ का इंटीग्रेशन आ गया। k की पावर हाफ को इंटीग्रेट कर दोगे तो आ जाएगा k की पावर 3/2 इंटू 2/3, यानी कि पूरा इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/18 2 साइन की पावर 6 थीटा 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस c। बट आंसर साइन के टर्म में ये है, ये आ नहीं रहा है। इसका मतलब आंसर आपको साइन नहीं किस टर्म में चेक करना पड़ेगा, कॉस में। तो हर वाले साइन के टर्म को किस में चेंज कर दोगे, कॉस में। तो उसके लिए सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जैसे ही साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखोगे, साइन की पावर 6 की जगह आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, साइन की पावर 4 की जगह आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब a माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर दोगे तो 2 माइनस 6 कॉस स्क्वायर प्लस 6 कॉस की पावर 4 माइनस 2 6 की कॉस की पावर 6 थीटा। यहाँ पे 1 माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन कर दोगे तो 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 4 थीटा, और यहाँ पे 6 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही कलेक्ट करोगे तो आएगा 11 माइनस 18 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस की पावर 6 थीटा, फोर्थ पार्ट। तो टेक्निक सिंपल थी। सबसे पहले हमने इसमें से साइन को तुरंत, चूंकि हमको फंक्शन साइन में दिख रहा था तो हमने तुरंत साइन थीटा को टी माना, कॉस थीटा अलग से था, डी थीटा बन गया। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से कोई टी की पावर कॉमन करके रूट के अंदर ले जानी पड़ेगी। अच्छा, हमें ये देखना पड़ेगा कि पावर कैसे इक्वल हो सकती है। तो उसके हिसाब से जैसे हम यहाँ पर 6 इंटू 2 करेंगे, 4 इंटू 3 करेंगे, है ना, और यहाँ पर 2 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पर टी स्क्वायर चाहिए होगा, यहाँ पर टी की पावर 4 चाहिए होगा, यहाँ टी की पावर 6। ऐसा तभी हो पाएगा जब हम यहाँ से एक टी कॉमन करके टी स्क्वायर रूट के अंदर भेजेंगे। बस वो टेक्निक हमने लगाई। समझ में आया पहले क्वेश्चन में क्या सोचा? अब क्लियर हुआ होगा कई लोगों को, ये चीज समझ गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो। इसमें आपको करना है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा 0 से 2 पाई के बीच में सच दैट साइन 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा पॉजिटिव हो। ऑब्वियसली पूरे से tan 2 थीटा कॉमन करो, यहाँ पे आएगा cos 2 थीटा प्लस 1, cos 2 थीटा प्लस 1 को 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दो, ठीक है। अच्छा, आप 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते ही ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब tan 2 थीटा सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। tan 2 थीटा पॉजिटिव होने का मतलब हुआ, अगर आप tan के, अगर आप इसको थीटा मान लेते और ये पॉजिटिव देते तो इसका मतलब n पाई से n पाई प्लस पाई बाई 2 2 थीटा। तो थीटा कहाँ से हुआ, n पाई बाई 2 से n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अच्छा, cos 2 थीटा 0 होना नहीं चाहिए, इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं चाहिए, इसका मतलब थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4 नहीं चाहिए, है कि नहीं। और आपको आंसर 0 से 2 पाई में चाहिए और ये रीजन चाहिए। तो यानी 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4, पाई से 5 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 4। और कहीं भी ओपन इंटरवल है नहीं, सब जगह क्लोज इंटरवल है। यहाँ पे एन की वैल्यू वेरी कराते जाएंगे ना, कर लेंगे कि नहीं, 0 फिर एन की वैल्यू 1 फिर एन की वैल्यू 2 फिर एन की वैल्यू 3, 2 पाई तक पहुंच गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन बोलिए।
क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 पे आइए। 3 पे आपसे कहा है k की वैल्यू बतानी है जब x स्क्वायर माइनस 2 3k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8k स्क्वायर पॉजिटिव। ये तो एक कोई क्वाड्रेटिक भाई पॉजिटिव कब होगी? fx ग्रेटर देन 0। fx एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और बेटर लिख देता हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को ग्रेटर देन 0 करना है फॉर ऑल x। तो इसका एक ही केस हुआ जब ax स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो और इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? नेगेटिव हो। और तो कोई बात है नहीं, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो बस डी निगेटिव होना चाहिए। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे सिंप्लीफाई करोगे के की वैल्यू 2 से 4 के बीच में आ जाएगी। तो 2 से 4 के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर लाई करता है, क्या? 3। समझ गए? गुड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें आपसे कहा गया है 2 माइनस आई जेड एंड 2 प्लस आई जेड बार एक लाइन है, 2 प्लस आई जेड एंड आई माइनस 2 जेड बार माइनस 4 आई दूसरी लाइन है। दोनों लाइनें जो है एक सर्कल की नॉर्मल है, मतलब सर्कल की डायमीटर है, और एक लाइन आई जेड प्लस जेड बार प्लस 1 प्लस आई इक्वल टू 0 टेंजेंट है। तो सर्कल की रेडियस बतानी। बेस्ट वे ये है कि जेड को एक्स प्लस आई वाई रख दो सब जगह। तो जेड बार को क्या लिखोगे? एक्स माइनस आई वाई। जैसे आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो पहली लाइन जो है वो आ जाएगी एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू 0। दूसरी लाइन में जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से रियल पार्ट कैंसिल, इमेजिनरी पार्ट से आंसर आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइनों को सिंप्लीफाई कर लो तो एक पॉइंट आ जाएगा 1,5। तो सर्किल का सेंटर आ गया। अब जो टेंजेंट लाइन दी है उसमें भी x प्लस आई वाई रख दो और उसको सिंप्लीफाई करो तो लाइन आ गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये हो गया कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,5 है और जो टेंजेंट लाइन है वो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। रेडियस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे 1 माइनस हाफ प्लस 1 का मॉड बाई रूट 2, आंसर 3/2 रूट 2 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात थी, आपको लाइन की इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दी हो, ए जेड प्लस ए बार जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, तो सीधा जेड को उठा के x प्लस आई वाई रख दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आपको एक लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, है कि नहीं? दोनों लाइनों को सॉल्व करके, क्योंकि सर्किल के क्या है, नॉर्मल है मतलब इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे? सेंटर पे। दोनों को सॉल्व करके सेंटर निकाल लो। फिर टेंजेंट वाली लाइन में भी x प्लस आई वाई रख के टेंजेंट वाली लाइन निकाल लो, फिर सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए तो सोचना है नहीं, सीधा आंसर लिख देना। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? बोलिए। सीधा रेडियस निकाल लेंगे, आंसर आ जाए। तो जब भी आपको इस तरह की लाइनें दी हो और लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो सीधा जेड को क्या रख दो? x प्लस आई वाई, और उसको उठा कर लो सिंप्लीफाई, सीधा लाइन की इक्वेशन हर बार निकल आएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार लाइनें आ गई और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं होता, आराम से बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होगा, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। आराम से लाइनों की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है? टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं है। एक बार लाइन की इक्वेशन आपके पास आ गई, सीधा दोनों लाइनों को सिंप्लीफाई करके इस केस में तो सेंटर निकालना था क्योंकि लाइनें नॉर्मल थी सर्किल की। सेंटर आ गया, सेंटर के बाद टेंजेंट लाइन भी निकाल ली और सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के रेडियस निकाल ली। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट ये है कि द कोएफिशिएंट ऑफ एबीसी ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इज ऑब्टेन बाय थ्रोइंग अ डाइस 3 टाइम्स। ओके, 3 बार डाइस थ्रो करोगे तो एबीसी आएगा। अब द प्रोबेबिलिटी दैट इक्वेशन इक्वल रूट मतलब d इक्वल टू 0, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब एबीसी की ऐसी वैल्यू चाहिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। तो जो सैंपल स्पेस है, जब डाइस को 3 बार थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस 6 इंटू 6 इंटू 6 6 क्यूब आएगा। अब हमें निकालना है व्हाट इज इवेंट स्पेस। चलो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ए और सी। भाई ऐसा है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होना चाहिए। तो भाई एसी को 0 ले नहीं सकते, 0 का मतलब ए और सी में कम से कम एक 0 होना चाहिए, और डाइस में जो ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 ही है। तो इसका मतलब एसी की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, 1 नहीं, एसी 1 हो सकता है। तो पहले एसी को 1 लेते हैं। एसी 1 होने का मतलब हुआ, एसी 1 ले लिया तो इसका मतलब ए और सी दोनों 1 1 होंगे तभी एसी 1 आएगा। अब एसी 1 का मतलब हुआ बी स्क्वायर इक्वल टू 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब बी की वैल्यू सर्टेनली 2। अच्छा, सेकंड डाउन, एसी की वैल्यू ले ली 2। अब एसी 2 का मतलब हुआ A1 और C2 हो गया। अच्छा, बी स्क्वायर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए एसी की ऐसी वैल्यू लोगे परफेक्ट स्क्वायर बने। तो 2 ले नहीं सकते क्योंकि 2 पे 8 बनेगा, 3 ले नहीं सकते क्योंकि 3 पे 12 बनेगा, 4 लेंगे तो एसी इक्वल टू 4। एसी जैसे ही 4 लोगे तो 1 4 4 1 2 2 तीन ऑप्शन आ गए।
और बी की वैल्यू सिर्फ आ गई 4। 5 ले नहीं सकते क्योंकि 20 बनेगा, 6 ले नहीं सकते 24 बनेगा, 7 ले नहीं सकते 28 बनेगा, 8 ले नहीं सकते 32 बनेगा, 9। जैसे आप AC को 9 लोगे तो सिर्फ एक ऑप्शन आएगा आपके पास, क्या 3 into 3। इसके अलावा तो AC कभी 9 और बना नहीं पाएगा। तो इसका मतलब B की वैल्यू इस केस में 6 हो जाएगी। अच्छा 10 ले नहीं सकते, है कि नहीं। ऐसे करते करते आप A और C को मैक्सिमम क्या ले सकते हो, 6 into 6। बोलो भाई। अच्छा अब मैक्सिमम प्रॉब्लम ये है कि B स्क्वायर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 36 तक। B स्क्वायर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 36 तक। और जैसे इसको 6 into 6 लोगे, 6 into 6 into 4 बनेगा, ये 36 से ज्यादा हो जाएगा। तो सिर्फ इतने ही ऑप्शन आप काउंट कर सकते हैं, समझे कि नहीं। यानी AC को आप या तो 1 ले सकते हो, या 4 ले सकते हो, या 9 ले सकते हो। क्यों, क्योंकि 9 लेते ही B स्क्वायर इक्वल टू 36 आ जाएगा, और B स्क्वायर 36 से बड़ा हो नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ गई। 1 लेने पे एक ऑप्शन A और C 1 1, 4 लेने पे A और C के 3 ऑप्शन, 9 लेने पे A और C के एक ऑप्शन, तो यानी टोटल 5 ऑप्शन आ गए। आंसर आ गया 5/216। दैट्स इट। समझ गए, बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो अपनी बात रख सकता है। चलिए गुड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। ये भी है, इसमें आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ A', B', A, ये किसके इक्विवेलेंट है आपको बस ये बताना है कि नहीं। इसको तो सीधे वेन डायग्राम से चेक कर लो, इसका वेन डायग्राम बना लो और इन सब का वेन डायग्राम बना के देख लो। समझ रहे हो कि नहीं। जो वेन डायग्राम बराबर आ जाएगा वही आप आंसर लिख देंगे। नहीं तो दूसरा तरीका है, ये वैल्यू आ जाएगी A', B', मतलब A, if A then B arrow A, इसका मतलब if B then A। इसी का आपको वेन डायग्राम बनाना, तो ये बन गया एंड B कंजंक्शन A, और ये बन गया एंड A एंड B कंजंक्शन A। यानी ये अंदर जाएगा तो एंड A एंड B, ये तो आपका A एंड A B आ जाएगा, और ये आ जाएगा डैश B, अच्छा डैश B यूनियन B, ये तो पूरा ही U हो गया, और U के साथ लेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये एंड A इंटरसेक्शन B आ जाएगा, और ये इसी के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। अगर आप इसको ओपन करोगे फोर्थ ऑप्शन को, तो A डैश B, अगर इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, A एंड A। अभी तो A से चलो, पहले अंदर वाला ही ओपन, एंड A डैश एंड A कंजंक्शन B। अब इसको फिर से ओपन करो तो एंड A डैश B, ये आ जाएगा एंड A कंजंक्शन एंड A, सही है, और कंजंक्शन एंड A B। समझ रहे हो कि नहीं भाई। अब ये तो एंड A यूनियन लोगे, और इसमें जैसे इसको इन्वॉल्व करोगे तो ये यही निकल के आ जाता है, क्या एंड A यूनियन एंड B, इसी के बराबर आ गया। नहीं तो वेन डायग्राम बना लो, सबका अलग अलग करके वेन डायग्राम बना लो और सीधा सिंप्लीफाई कर दो, वो भी कर सकते हो, चलेगा। चलिए नेक्स्ट आइए, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ XYZ। ठीक है, सर XYZ इक्वल टू 24। ये तो आसान हो गया भाई, आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने XYZ के, वो भी पॉजिटिव, यानी कि वो नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं। अब नेचुरल नंबर हो सकते हैं 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। इसका मतलब XYZ में या तो 2 की पावर होगी या 3 की पावर होगी। तो X को हमने मान लिया 2 की पावर A1 3 की पावर B1, Y को मान लिया 3 की पावर A1 2 की पावर 2 3 की पावर B2, और Z को मान लिया 2 की पावर A3 एंड 3 की पावर B3। अब A1 B1 A2 B2 A3 B3 के जितनी वैल्यूज आ जाएंगी उतनी तरीके से XYZ को लिख सकते हैं। जैसे कंबाइन करेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 3 आ जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 1 आ जाएगा। अब A1 A2 A3 B1 B2 B3 के इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए इंक्लूडिंग जीरो, तो आंसर क्या आ गया, n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1। ये तो नॉन निगेटिव सॉल्यूशन होते हैं ना, x प्लस वाई प्लस जेड अगर n के बराबर है और आपको नॉन
मतलब नॉन नेगेटिव कह रहा हूँ, हाँ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स वाई चाहिए, तो उसका तरीका होता है n+3-1c3-1, यानी आंसर होता है n+2c2, बस वही लगा दिया। तो A1 B1 इन A1 A2 A3 के जितने पेयर बन सकते हैं वो, B1 B2 B3 के जितने पेयर बन सकते हैं वो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा आंसर आ गया। तो पहला आंसर 5c2 into 3c2, आंसर इज 30, टोटल 30 पेयर चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई है? मतलब अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करते कि x y z w 4 पेयर होते और ये सम हमें दिया होता सपोज 300, तो भी घबराने की जरूरत नहीं थी, हम 300 को ब्रेक करके लिख लेते इफ अगर क्वेश्चन ऐसा ही होता। जल्दी बताओ इसका आंसर, व्हाट इज एक्स वाई जेड पॉजिटिव, अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 300 दिया होगा तो आंसर क्या होगा, क्विक, अभी बताया मैंने तरीका, जल्दी बताइए। अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 300 दिया होगा तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे? 300 plus 4 minus 1 c 4 minus 1। x प्लस नहीं है, x y z w 300 दिया है भाई, प्रोडक्ट 300 दिया हुआ है, तो x y z w के सॉल्यूशंस कितने होंगे, कितने होंगे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन? हाँ अभी मैंने आपको तरीका इसका बताया है, जल्दी बताओ कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे, क्विक। अब क्या इसको लिखेंगे 2 4c3 into 5c3 into 5c3। अब इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, बोलो नहीं ज्यादा लिख दिया गया, बोलो भाई, नहीं 2 की पावर 5 ज्यादा है, तो 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर ही रहेगा, नहीं 2 स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर से तो ज्यादा हो जाएगा, स्क्वायर ही रहेगा, यस सर। ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू Yes, 3 sir. इंटू 5 स्क्वायर, ऐसा। Yes, sir. देखो यही आ रहा है क्या, 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 स्क्वायर। अब क्या होगा, एक्स वाई जेड जो होगा, कोई भी नंबर लोगे तो वो 2 की पावर ए, 3 की पावर बी और 5 की पावर सी की फॉर्म का हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 4 नंबर हैं, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ये 2 हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 ये 1 हो जाएगा, और C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 ये 2 हो जाएगा। तो अब आंसर सीधा क्या लिखोगे, 4 प्लस 2 माइनस 1 5. C3, दूसरा आंसर क्या लिखोगे, 4 प्लस 1 माइनस 1 C3 और फिर 2 प्लस 4 माइनस 1 C3, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5C3 इंटू 4C3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर दो खत्म। तो कितना भी बड़ा भी नंबर हो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं, लिख लेंगे कि नहीं बताओ, बोलो। Yes, sir. तो अब सीधा आप आंसर इसी हिसाब से, यही सेम कॉन्सेप्ट लगा के कितने भी सॉल्यूशंस की बात आएगी आप आराम से आंसर लिख देंगे, हो जाएगा। तो बट ये कॉन्सेप्ट केवल तब लगाएंगे जब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात कर रहा होगा। ओके चलिए आगे बढ़ो। रॉल्स थ्योरम होल्ड करता है ये फंक्शन, ठीक है, एफ डैश 4/3 0 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट करो और 4/3 पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर कर दो, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। अगर ये रोल्स थ्योरम होल्ड करता है, पॉलिनोमियल है, तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ही, 1 और 2 के बीच में होल्ड थ्योरम है, तो F1 F2 के बराबर होना चाहिए। F1 निकालो F2 निकालो, बराबर कर दो, ए और बी में 2 इक्वेशन, दोनों सॉल्व करके ए और बी निकालो, सिंपल एंड स्ट्रेट। भाई जिस पॉइंट पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है उस पॉइंट पे एफ डैश की वैल्यू 0 कर दो, तो एफ डैश एक्स निकालो, 0 वैल्यू 4/3 रख के 0 कर दो, एक इक्वेशन। रोल्स थ्योरम है तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है पॉलिनोमियल की वजह से, F1 F2 के बराबर कर दो, वहां से सिंपलीफाई करो, आंसर आ गया।
क्या ये बात समझ में आई सबको? बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट आइए। When a missile is fired from a ship, the probability that it is interrupted 1/3 है। अच्छा, अगर interrupted है तो 1/3 है, interrupted नहीं है तो 2/3। The probability that missile hit the target given it is not interrupted, मतलब h/i dash, मतलब interrupted नहीं है तो टारगेट हिट कर रही है, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। 3 मिसाइल फायर की गई इंडिपेंडेंटली मतलब किसी मिसाइल के फायर होने की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से डिपेंड नहीं, तीनों अलग अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होंगी। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ऑल द टारगेट हिट, सारे टारगेट हिट कर जाएं। तो ऑब्वियसली कोई भी टारगेट हिट कब करेगा? हिट तब करेगा जब आपकी मिसाइल क्या होगी? इंटरप्टेड नहीं होगी। टारगेट तब हिट होगा ना जब आपकी मिसाइल इंटरप्टेड नहीं होगी। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट हुआ कि आपकी मिसाइल इंटरप्टेड ना हो और वो टारगेट को हिट कर जाए। ये समझ में आया मैंने क्या लिख दिया? आपकी मिसाइल इंटरप्टेड ना हो और वो टारगेट को हिट कर जाए। तो इसका मतलब आपकी मिसाइल अगर इंटरप्टेड नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/3। आपकी मिसाइल अगर इंटरप्टेड नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/3। और अगर इंटरप्टेड नहीं और टारगेट को हिट कर रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1/2 हिटिंग द टारगेट। ये बात कितने लोगों को समझ में आई बताओ? क्लियर हुआ? अब कोई भी एक मिसाइल टारगेट को हिट करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और तीनों मिसाइलें इंडिपेंडेंटली फायर की गई हैं। तो पहली मिसाइल भी टारगेट को हिट करे क्योंकि तीनों को हिट करना है तो 1/2, दूसरी भी हिट करे तो 1/2, तीसरी भी हिट करे तो 1/2, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी 1/8। तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो तीनों की प्रोबेबिलिटी आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी अगर आपको कभी ये निकालना हो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हो और आपको ये दिया हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी ऑकर, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है और हमें ए की प्रोबेबिलिटी पता है जब वो बी के साथ हो रहा है और फिर हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसका ये मेथड होता है। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? बोलिए, कोई कंफ्यूजन? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, क्योंकि हमें ये पता है कि ए बी वाले रीजन में ही ऑकर हो रहा है, ए जो है वो बी वाले रीजन में ही ऑकर हो रहा है, तो हम ये रिजल्ट निकाल लेते हैं। समझ गए? और हमें यही तो बात बताना था कि ऑल टारगेट हिट हो, तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई भाई? मिसाइल इंटरप्टेड होनी चाहिए और इंटरप्टेड होगी तभी हिट कर पाएगी। ये लिखा है ना, कोई मिसाइल टारगेट तभी हिट करती है जब वो नहीं होती है। तो इंटरप्टेड ना होने की प्रोबेबिलिटी इनटू टारगेट हिट हो जाए जब इंटरप्टेड ना हो, बस मल्टीप्लाई करके। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? गुड। नेक्स्ट आइए, अल्फा विद द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाइंग LMN में दो इक्वेशन दी है कि नहीं? तो बस आपको क्या निकालना है? LMN की वैल्यू। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से चलो L प्लस M प्लस N, यानी L प्लस M क्या ले लो? N। L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर ले लो। पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर दो तो L स्क्वायर M स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर M स्क्वायर 2LM, यहाँ से 2LM 0 आ जाएगा, यानी L और M का प्रोडक्ट 0 आ गया। तो अगर हम L को 0 लें तो M N के बराबर आ जाएगा। M N के बराबर लेते ही हम डायरेक्शन कोसाइंस ले सकते हैं 0 1/√2 1/√2 डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमेशा कितना हो जाता है? 1। बोलो भाई। अच्छा, अगर हम M को 0 लें तो L की वैल्यू किसके बराबर होगी? अगर हम M को 0 ले लें, है कि नहीं, तो भी तो L की वैल्यू M के ही बराबर आएगी। सॉरी, अगर हम M को 0 लें तो L की वैल्यू N के बराबर आएगी, माइनस N के ही बराबर आएगी। ये बात कितने लोग समझ पा रहे हो भाई? अगर हम M को 0 ले लें तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? L इक्वल टू M के, तो भी डायरेक्शन कोसाइन कितना आएगा? 1/√2 0 1/√2। अब दोनों लाइनों का डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाल लिया, दोनों के बीच का एंगल cos अल्फा कितना आ गया? 0 × 1/√2 1/√2 × 0 और 1/2।
तो साइन अल्फा कितना हो गया √3/2, कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 कर दो, सीधा आंसर 5/8 आ गया। भाई हमने ये निकाल लिया ना कि एल और एम ऐसे चाहिए कि एल और एम का प्रोडक्ट 0 हो। तो एक बार एल को 0 लेके लाइन का डायरेक्शन कोसाइन लिख लो, एक बार एम को 0 लेके लाइन का डायरेक्शन कोसाइन लिख लो। जब एल को 0 लोगे तो एम और एन बराबर हो जाएंगे, जब एम को 0 लोगे तो एल और एन बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब जैसे एम और एन बराबर लोगे तो डायरेक्शन कोसाइन 0 1/√2 1/√2 आ जाएगा। जैसे एल और एन बराबर लोगे तो डायरेक्शन कोसाइन 1/√2 0 1/√2। दोनों लाइनों का अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन आ गया, सीधा कॉस अल्फा लगा देंगे। ये L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, कॉस अल्फा आ गया, साइन अल्फा आ गया, सीधा सिंपलीफाई। बात क्लियर हो गई? तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन आएगी तो आप दोनों इक्वेशन में गिवन होगा, वहां से आप किन्हीं दो का रिलेशन निकाल लेंगे, फिर उसी रिलेशन को 1 by 1 यूज करके दो अलग अलग लाइनें निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में है x² इंटू ई की पावर बॉक्स ऑफ x³ हमें सॉल्व करना है, और वो भी -1 से 1 के बीच में, है कि नहीं? हमें बॉक्स ऑफ x³ सॉल्व करना है -1 से 1 के बीच में। तो इसके लिए अगर आप x³ का रफली ग्राफ देखो और उसमें बॉक्स लगा दो, तो x³ का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, -1 पे वैल्यू दे रहा होता है -1 और 1 पे वैल्यू दे रहा होता है 1। जैसे हम बॉक्स लगाएंगे तो हम यही दो लाइनें खींचेंगे, यहाँ पे ये और ये। इसका मतलब -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और 0 से 1 के बीच में 1 हो जाएगी। बस यही तरीका लगाना था। -1 से 0 ब्रेक करो, इसकी जगह रख दो -1, और 0 से 1 ब्रेक करो, इसकी जगह लिख दो 0, खत्म। -1 से 0 में आ गया x²/e, 1 से 0 से 1 में आ गया x²। अब आराम से इंटीग्रेट कर दो, तो x²/3e, -1 से 0 x²/3, 0 से 1, जैसे सिंप्लीफाई करोगे e + 1/3 आ जाएगा। तो बस y = बॉक्स ऑफ x³ का ही ग्राफ हमने कहाँ से कहाँ बना लिया, जब हमने x को लिया कहाँ से -1 से 1 के बीच में। दोनों रीजन में जैसे इसकी वैल्यू आ जाएगी काम हो जाए। तो ये वैल्यू एक बार आएगी -1 जब x लाई कर रहा है कहाँ -1 से 0, और एक वैल्यू आएगी 0 जब x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 0 से 1। दैट्स इट। चाहो तो बिना ग्राफ के भी ये ऑब्जर्व कर सकते थे, बट ऑब्जर्वेशन तो ऐसे ही लेना पड़ेगा। अब बात अलग है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि आपको डायरेक्ट दिख रहा है, बट ग्राफ बना के ही दिमाग में ही ग्राफ बनाओगे, बट बना के ये चीज देख पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12 में तो कुछ नहीं था, 1 + 1 n/n था। जैसे इसको देखोगे तो r की वैल्यू 1 से n, 1/r, ये 1/r, सब में n² डिवाइड करेंगे, लिमिट सीधा 0 आ जाएगी, e की पावर 0 करेंगे, आंसर बना जाएगा। इजी था, सीधा आपने सैंडविच थ्योरम लगा के आंसर लिख दिया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आसान है। ऑब्जर्विंग मैन टॉप ऑफ द टावर टुवर्ड्स द टावर, ओके, यूनिफॉर्म स्पीड, एंगल ऑफ डिस्पर्जन फ्रॉम अ बोट आइस 30 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ डिस्पर्जन 30 दिख रहा है, यहाँ से ए पॉइंट से, इसका मतलब ये एंगल भी 30 हो गया। और 20 सेकेंड आगे बढ़ा, टुवर्ड्स द बेस ऑफ द टावर, पॉइंट बी पर पहुंच गया। अब एंगल ऑफ डिस्पर्जन बी से जो बन रहा है वो 45 हो गया। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, अच्छा ए से बी जाने में कितना टाइम लगा ये आपको बताना है। स्पीड इसकी यूनिफॉर्म दे रखी है, चलो गुड। ये ट्रेवल एक्स किया, ये हाइट एच हो गई। तो पहली वाली इक्वेशन में 1030 लगा दो तो वो h/x + y आ जाएगा। 1045 लगा दो तो h/, कितना आ जाएगा y। इसका मतलब h और y बराबर आ गए। जैसे ही h और y को बराबर करके यहाँ रखोगे तो यहाँ से y √3 - 1 = x आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितना, x/√3 - 1। अच्छा अगर यूनिफॉर्म स्पीड है और 20 सेकेंड इसने ट्रेवल किया है, ये तो कह रहा है ना आफ्टर सेलिंग 20 सेकेंड, और यूनिफॉर्म स्पीड है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20u आ गई, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड है, u जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड ले लेते हैं। तो x कितना आ गया 20u, x की वैल्यू 20u यहाँ उठा के रख दो, तो y की वैल्यू आ गई 20u/√3 - 1। तो यहाँ से u कितना, y की वैल्यू नहीं, हाँ y की वैल्यू आ गई 20u/√3 - 1। इसका मतलब जो y डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है वो है 20u/√3 - 1। यूनिफॉर्म स्पीड है u, तो टाइम कितना टेकन होगा 20/√3 - 1। जैसे सिंप्लीफाई करोगे 10√3 + 1 आ जाएगा। होता नहीं डिस्टेंस
ट्रेवल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, बस यही चीज आपको यूज करनी है, ठीक है। चलिए, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पैराबोला y square equal to 6x which is perpendicular to the line 2x plus y equal to 1। मतलब टेंजेंट इज ड्रॉन टू दिस पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये तो एकदम आसान है भाई। y स्क्वायर इक्वल टू 6x के लिए अगर हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए m स्लोप टेंजेंट लिखें तो y इक्वल टू mx प्लस a बाई m होता है, खत्म। परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर मतलब इसका स्लोप आया माइनस हाफ, तो परपेंडिकुलर का स्लोप आ गया हाफ, तो यानी हाफ स्लोप की टेंजेंट लिखनी है। a की वैल्यू कितनी आ गई 6/4, तो यानी m स्लोप टेंजेंट लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस 6/4m, m की वैल्यू हाफ रख देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा x माइनस 2y प्लस इक्वल टू 0। अब इसमें सारे पॉइंट रख के चेक कर लो, ये वाला जो पॉइंट 5,4 है वो लाई नहीं कर रहा, बाकी सारे पॉइंट लाई कर रहा। समझ में आया? तो इसमें हमने इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट यूज किया। y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, इसके लिए हमने यूज किया इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट, इसकी इक्वेशन हमने यूज की y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, और इसी को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? गुड। नेक्स्ट आइए, इमेज ऑफ दिस पॉइंट। अरे इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे अगर इमेज निकालना है तो x माइनस अल्फा माइनस इमेज अल्फा बीटा मान लो, तो अल्फा माइनस x1 बाई ए और बीटा माइनस y1 बाई बी माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा सिंप्लीफाई करके अल्फा और बीटा निकाल दो। एक बार अल्फा और बीटा आ गए तो इमेज आ गई। बोलिए, अब इमेज आ गई 4,4। अब बस ये देखना है 4,4 किस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा क्योंकि इसका तो सेंटर ही हो गया। यहाँ पे करोगे 2 स्क्वायर 8 आना चाहिए, 4 प्लस 4 8 आना चाहिए, और यहाँ पे सेटिस्फाई कराओगे तो भी 4 आना चाहिए, नहीं 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 36 और 4 40 आना चाहिए। यही वाली लाइन सेटिस्फाई कर रही है। एक बार इमेज निकाल के चारों ऑप्शन में रख लो, जिसको सेटिस्फाई करे वो आंसर हो गया। इमेज निकालने का तरीका सिंपल है, सीधा फॉर्मूला लगाना था वही आपने लगा दिया, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस सी, ये पॉइंट उठा के लाइन पे रख दिया, बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार इसको सॉल्व किया, एक बार इसको, अल्फा बीटा आ गया, पॉइंट आ गया, इमेज आ गई, पॉइंट सेटिस्फाई करा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है f और g फंक्शन है, fn प्लस 1 जो है वो fn प्लस f1 है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, g कोई भी आर्बिट्री फंक्शन है, then which of the following statement is not true? f is on to, भाई पहले f तो निकालना पड़ेगा ना, fn प्लस 1 है, n जो है नेचुरल नंबर है, तो fn प्लस 1 माइनस fn f1 है। जैसे n की वैल्यू 1 रखोगे तो f2 की वैल्यू 2f1 आएगी, n की वैल्यू 3 रखोगे तो f3 की वैल्यू 3f1 आएगी, n की वैल्यू 4 रखोगे तो f4 की वैल्यू 4f1 आएगी, यानी fn जो है वो nf1 आ गया, fn जो है वो nf1 आ गया, ठीक। अब अगर f1 को हम 1 लेके चलते हैं तो fn n होगा। अगर हम f1 को क्या लेकर चले 1, तो fn जो है वो n होगा, और fn अगर n होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर तो ये ऑन टू हो जाएगा, तब आप n रखोगे आपको आउटपुट। बट ऑन टू होने के लिए कंडीशन क्या आ गई कि f1 को 1 होना पड़ेगा। अगर f1 की वैल्यू 2 हो गई तो fn जो है वो 2n आएगा, जो कि ऑन टू नहीं हो पाएगा। अगर f1 की वैल्यू 3 हो गई तो यानी कि f ऑन टू होगा जब fn n होगा, देन f अगर ऑन टू है तो fn n है ना, अगर fn n है तो f ऑन टू है। ये स्टेटमेंट जो है ऐसे ट्रू नहीं है कि f ऑन टू है तो fn n है ना, fn अगर n है तो f ऑन टू है, और fn n तब होगा जब f1 1 होगा, तभी ये ऑन टू आ पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलो, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, समझ रहे हो? तो अगर f को ऑन टू होना है, अगर f को ऑन टू होना है तो fn n के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं ले पाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं नहीं? क्यों? क्योंकि f1 का 1 होना कंपलसरी है। अगर f1 1 के अलावा कुछ और हो गया तो ये फंक्शन कभी ऑन टू नहीं बन पाएगा। बात क्लियर हुई? आगे आओ। Yes.
एफ ऑफ जी 1 1 है जब जी 1 1 है। अब जी तो ये तो अंडरस्टूड है भाई, अगर जी 1 1 होता है तो एफ ऑफ जी तो 1 1 हो ही जाएगा भाई। एफ ऑफ जी में रिपीट एक्स पहले जी को मिलेगा, जब यही 1 1 है तो इस पे भी तो यूनिक आउटपुट हमेशा आएगा ही ना, क्योंकि ये अपना आउटपुट कभी रिपीट करेगा नहीं, तो एफ कभी अपना आउटपुट रिपीट कर नहीं पाएगा। एफ इज 1 1, ऑब्वियसली F1 की वैल्यू कुछ भी ले लो, F1 की वैल्यू मान लो हम कुछ भी आर्बिट्री ले लेते हैं m, तो जो Fn है वो m इंटू एन आ जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट है ना m या लैम्डा n, n जैसे रिपीट करेगा लैम्डा n तो कभी रिपीट कर ही नहीं पाएगा, तो F11 है। अब कह रहा है g इज ऑन टू व्हेन f ऑफ g इज 1 1, ऐसा कभी नहीं होता। अगर f ऑफ g 1 1 है तो g ऑन टू होगा, ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि हो सकता है कि उसकी रेंज जो है वो n ना आए, n का सबसेट आ जाए, ये पॉसिबल है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो जी हो गया, मतलब फोर्थ वाला हो गया, बाकी सारे सही हो गए। तो इसमें कुछ तो एकदम फैक्ट थे, जैसे पहला वाला आपको चेक करना पड़ेगा सॉल्व करके, दूसरा वाला चेक करने की जरूरत नहीं। एफ और जी हमेशा 1 1 होता है, अगर जी 1 1 है तो एफ 1 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जी मतलब यहाँ से तो एफ हमेशा 1 1 आ ही रहा है कि नहीं, तो और जी अगर 1 1 है तो एफ ऑफ जी हमेशा 1 1 होगा ही, क्योंकि एफ तो 1 1 आ ही रहा है ना भाई, बोलो। तो 1 1 अगर एफ 1 1 है और जी 1 1 है तो एफ ऑफ जी तो हमेशा 1 1 होगा ही ना, बोलो। और अगर एफ ऑफ जी 1 1 है और एफ 1 1 हम प्रूव कर चुके हैं तो जी 1 1 होगा ही होगा। गुड, एफ 1 1 है, ये तो दिख ही रहा है। एफ ऑन टू केवल एक कंडीशन पे होगा, जब एफ एन एन होगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। जी ऑन टू होगा अगर एफ ऑफ जी 1 1 है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। एफ ऑफ जी 1 1 है तो जी ऑन टू की जगह इन टू भी हो सकता है, बस यही स्टेटमेंट था। ये तो थ्योरेटिकली ही रॉन्ग था, वैसे थ्योरेटिकली फोर्थ स्टेटमेंट डायरेक्ट रॉन्ग दिख जाता है अगर आप जा रहे होंगे, बट ये स्टेटमेंट चेक करोगे तो ये दोनों आपको राइट दिख पाएंगे, बिना इसके चेक किए ये दोनों राइट नहीं दिख पाएंगे, समझ रहे हो। बोलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी एंड इक्वल टू 1 दिस दे इंटरसेक्टेड। अच्छा ये तो ऑर्थोगोनल है दोनों, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। वैसे तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट होता है, बट फिर भी इसका रिजल्ट डायरेक्ट होता है, जो आपको सेट दिमाग में सेट होना चाहिए, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन आसान है इसलिए आप कर लेगा, वरना कई बार ये कैलकुलेशन मिडिल ऑफ द क्वेश्चन होता है, तो आप अगर रिजल्ट दिमाग में रखेंगे तो जल्दी कर लेंगे। अब रिजल्ट कैसे आता है वो देख लो। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे अगर हम दोनों कर्व का स्लोप निकालें तो उसका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। मान लेते हैं x1 y1 दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो x1 y1 दोनों कर्व पे लाई करेगा, वहां से x1 बाई y1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई डी माइनस 1 बाई बी अपॉन 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। पहले कर्व का स्लोप निकालोगे m1 तो माइनस बी x1 बाई ए y1 आएगा, डिफ्रेंशिएट किया है dy बाई dx। दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx आएगा माइनस डी एक्स बाई सी वाई, तो उसका स्लोप आएगा माइनस डी बाई सी x1 y1। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करोगे तो वहां से बी डी बाई ए सी x1 स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर आएगा। x1 y1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा बी माइनस डी इक्वल टू ए माइनस सी, समझ रहे हो। या इसको ऐसे कह दो a माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी, a माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी। दिखा कि नहीं, देख लो। a माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी, समझ में आया। अब ये रिजल्ट आप अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो। रिजल्ट क्या सेट करना है, ये है रिजल्ट। अगर ये इक्वेशन ऐसे दी होती कि ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, cx स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 intersect at an angle (90°), देन तो कंडीशन होती है 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इक्वल टू 1 बाई सी माइनस 1 बाई डी। अब जहां जैसा रिजल्ट आ जाएगा वो आप लगा दीजिएगा।
और ये पूरी कंडीशन उसी हेल्प से निकाली गई है जो आपने अभी प्रूव किया, पूरा वही है। और ये एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। अब मान लो यहाँ पे cx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट में प्लस आ जाएगा। वो आपका हेडेक नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वैसा ही आएगा जैसा आप चाह रहे हैं। अगर यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी आंसर प्लस में आएगा, वो अपने आप साइन सारा एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? करने का तरीका एकदम सिंपल होगा, पहले पॉइंट सेटिस्फाई करा के ये वाला रिलेशन निकाल लें, डेरिवेटिव करेंगे दोनों का, x1 y1 के टर्म में डेरिवेटिव निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे, सीधा सिंप्लीफाई करेंगे तो हर बार ये रिलेशन। समझ में आ गया कि नहीं? 17 गुड। नेक्स्ट आइए 18। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ओके, एंड परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए और इस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी परपेंडिकुलर लाइन का डीआरएस चाहिए। सबसे पहले लाइन पर एक पॉइंट निकाल लो, तो पॉइंट आएगा 2 लैम्डा मतलब इक्वल टू लैम्डा मान के 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा -1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1। फिर इस लाइन का डीआरएस निकाल लो, तो वो आ जाएगा 2 लैम मतलब y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, z2 माइनस z1, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1। अब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डीआरएस के प्रोडक्ट का सम 0। जैसे ही 0 करोगे लैम्डा की वैल्यू 2/17 आएगी, लैम्डा की वैल्यू 2/17 यहाँ रख दो, पॉइंट आ जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो 3 - 4 - 3, ये पॉइंट आ गया। अब इस दोनों पॉइंट से लाइन की इक्वेशन लिखो, तो x माइनस, भाई अब या तो एक काम करो, ये पॉइंट ही मत निकालो, सीधा डीआरएस निकाल लो, ज्यादा आसान हो जाए। पॉइंट मत निकालो, लैम्डा की वैल्यू सीधा यहाँ रख दो, लाइन का डीआरएस आ गया 3 - 4 - 3। पॉइंट आपको लाइन पे पता ही है 0 1 2, तो x माइनस 0/3, y माइनस 1/-4, z माइनस 2/-3, सीधा सिंप्लीफाई कर दिया। तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लाइन की अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो लाइन पर एक पॉइंट और लाइन का डीआरएस चाहिए। इस लाइन का डीआरएस लैम्डा के टर्म में मान ही चुके हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 करके लैम्डा निकाला, लैम्डा की वैल्यू सीधा डीआरएस में पुट की, डीआरएस आ गया। एक बार डीआरएस और पॉइंट आ गया, सीधा लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 19। ये तो जीपी का क्वेश्चन है। पहली इनफाइनाइट जीपी, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो कॉस स्क्वायर, तो जीपी का सम आ गया 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर। दूसरी इनफाइनाइट जीपी, फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, y इक्वल टू आ गया 1/a/1 माइनस r 1 साइन स्क्वायर। तीसरी में फर्स्ट टर्म 1, बट इस बार जो कॉमन रेशियो है वो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, जेड आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। देख लो भाई, नहीं समझ में आया भाई? अरे हाँ या ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई, बताओ। क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ। तो आंसर समझ में आया, एक्स वाई प्लस जेड। क्लियर हुआ कि नहीं? देख लो सब लोग, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। मतलब इस क्वेश्चन को क्या करना था, x की वैल्यू अगर आप निकालते तो 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आती, y की वैल्यू निकालते तो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर फाई आती। यहाँ से अगर आप देखते तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती, 1 माइनस 1/x। अभी ठीक है? यस सर। यहाँ से आप देखते साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू आती 1 माइनस 1/y। अब आप z जब लिखते तो z हो जाता 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। अब आंसर आ जाएगा, ठीक। अब जैसे आप वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस, यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, x माइनस 1, यहाँ लिखोगे y माइनस 1 और यहाँ आएगा एक्स वाई। अब सिंप्लीफाई कर दो तो ये एक्स वाई ऊपर जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। और जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई, यहाँ भी आएगा एक्स वाई, फिर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1। तो ये रिजल्ट निकल के आएगा कितना,
XY अपॉन x प्लस वाई माइनस 1। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा, और यहाँ से रिजल्ट आएगा z इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना ये? समझ गए कि नहीं भाई? सही है आंसर थर्ड। मैंने तो क्या किया था, अगर थीटा और फाई इक्वल ले ले, मैंने जो सोल्यूशन किया था उसमें थीटा और फाई को क्या ले लिया था, इक्वल। अगर इक्वल ले लोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। समझ गए कि नहीं भाई? थीटा और फाई 0 से π/2 के बीच में है तो इक्वल तो हो ही सकते हैं ना एक कंडीशन में, बोलो। तो अगर डायरेक्ट इक्वल ले लोगे तो सीधा आंसर लिख दो, चलेगा। बट अगर आप इक्वल नहीं अनइक्वल लेकर ही चलना चाहते हो तो फिर cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अलग से निकालो, सीधा सिंप्लीफाई करो, आंसर आ गया। थीटा और फाई तो कोई भी दो एंगल ले सकते हैं ना, अगर इक्वल लेंगे तो उससे भी तो आंसर आ ही रहा है, बोलो। समझ गए कि नहीं? सही है क्वेश्चन, बोलो। मैंने बस ये किया कि इन दोनों एंगल को इक्वल ले लिया, तो उससे ये वाली जो कैलकुलेशन है ना वो सिंप्लीफाई करके आ गई कि 1/x प्लस 1/y की वैल्यू 1 होगी। बोलो भाई, ले सकते हैं। जब आप 0 से 1 के बीच की दो वैल्यू ले रहे हैं तो इक्वल लेके अपने कैलकुलेशन को तो कम कर ही सकते हैं। बस मैंने उसी यहाँ पे कैलकुलेशन कम कर दिया था। चलो ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आइए, एक कर्व है जो कि ओरिजिन से पास करता है, तो 0 0 उस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा होगा। टेंजेंट मतलब dy/dx वो ये दे रखी है, तो dy/dx है एक्स स्क्वायर माइनस 4y प्लस 8 प्लस वाई एक्स माइनस 2। नीचे x माइनस 2 है, ऊपर भी x माइनस 2 बना लो, तो ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर y प्लस 4 एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 को कैपिटल X मान लो, y प्लस 4 को कैपिटल Y मान लो, तो d कैपिटल y/dx आ जाएगा कैपिटल X स्क्वायर कैपिटल Y एंड कैपिटल X। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, d कैपिटल y/d कैपिटल X प्लस y इंटू माइनस 1/x इंटू एक्स। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x, y इंटू 1/x इज इक्वल टू dx, तो y/x इक्वल टू x प्लस c। y की जगह क्या लिखोगे, y प्लस 4, x की जगह क्या लिखोगे, x माइनस 2, तो ये c टाइम्स ऑफ x माइनस 2 आ गया। 0 0 से पास कराओगे तो c की वैल्यू 0 आ गई, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर y प्लस 4 आ गया। पांचों चारों पॉइंट में उठा के चेक कर लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो 5,5 ही सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी नहीं। तो इस टाइप की सिचुएशन में क्या था कि हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऊपर बन रहा है, तो वही हमने x माइनस 2 का होल स्क्वायर बना लिया और y प्लस 4 बना लिया, सीधा सिंप्लीफाई कर दिया आंसर। नेक्स्ट आइए, नंबर ऑफ पॉइंट, ये तो सीधा ही है, आपको बस इसको अलग अलग रीजन में ओपन कर देना है। एक पॉइंट माइनस हाफ है, एक पॉइंट माइनस 2 है, और यहाँ से आ रहा है 1 और माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस हाफ और 1, तीन जगह इसको ओपन कर दो। तो पहला रीजन 1 से ग्रेटर का है, 1 से ग्रेटर वाले रीजन में ये पॉजिटिव सब पॉजिटिव, तो सबको पॉजिटिवली ओपन करके एक्स स्क्वायर माइनस 7 आ जाएगा। दूसरा रीजन हाफ से 1 का है, हाफ से 1 में जो है सिर्फ ये निगेटिव होगा, बाकी सब अभी भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस हाफ आ जाएगा। तीसरा रीजन है माइनस 2 से माइनस हाफ, माइनस 2 से माइनस हाफ में ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव ओपन, तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5, माइनस 2 से लेस ले लो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। बस एक बार ये लिख लिया, बाकी सब ऑटोमेटिकली चेक। इसी को सीधा कर दो डिफरेंशिएट, इसी को सीधा क्या कर दो, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करके 1 माइनस हाफ और माइनस 2 पे चेक कर लो। समझ गए कि नहीं भाई? तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ रही है। क्योंकि सब कुछ पॉलिनोमियल है तो ग्राफ व्राफ बनाने के चक्कर में मत पड़ना, एक बार एफ निकाल लो, इसी एफ को डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एक बार आपने एफ निकाल लिया, अब सीधा सीधा इसी एफ से क्या निकाल लो, एफ डैश एक्स। तो जैसे एफ डैश एक्स लिखोगे क्या लिखोगे, पहला आएगा 2x, दूसरा आएगा माइनस 2x माइनस 2, तीसरा आ जाएगा माइनस 2x माइनस 6, और लास्ट वाला आ जाएगा 2x प्लस 2। ये आएगा x लेस ग्रेटर देन 1 पे, ये आएगा जब x लाई कर रहा है माइनस हाफ से 1 के बीच में, ये आएगा जब x लाई कर रहा है माइनस 2 से माइनस हाफ के बीच में, और ये माइनस 2 से लेस। एक बार 1 पे वैल्यू निकालो 2, यहाँ 1 पे वैल्यू निकालोगे तो माइनस 4, तो 1 नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। माइनस हाफ पे वैल्यू निकालोगे तो 0, यहाँ माइनस हाफ पे वैल्यू निकालोगे तो माइनस 5, यानी माइनस हाफ भी नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। यहाँ माइनस 2 पे वैल्यू निकालोगे, सही है,
तो -2, यहाँ -2 पे वैल्यू निकालोगे तो -2, इसका मतलब -2 जो है वो डिफरेंशिएबल पॉइंट हो गया। इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट 2 आ गए, क्या क्या 1 और माइनस आप सीधा। तो सीधा रीजन वाइज आपने ब्रेक करके fx लिख लिया और एक बार fx को ही सीधा डिफरेंशिएट करके f(x) निकाल लिया। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ग्राफ व्राफ बनाने मत लगना वरना जो है फालतू फंस जाओगे। तो कोई जरूरत नहीं ग्राफ व्राफ की, 4 पेज और ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा ही उठा के क्लिक करो। नेक्स्ट आओ, टोटल नंबर ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 100 से 1000 फाउंड बाय डिजिट 1 2 3 4 5, repetition of digit is not allowed and number is divisible by either 3 or 5। सही है, तो 3 से भी डिविजिबल नंबर निकालना है और 5 से भी डिविजिबल नंबर निकालना है। और जो है नंबर 100 से 1000 के बीच में होना चाहिए, मतलब 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। सही है, और इससे बनाना है तो पहले 3 डिजिट का नंबर बनाओ जो कि 3 से डिविजिबल हो, फिर 5 से डिविजिबल नंबर बना लो 3 डिजिट का, और फिर 3 और 5 दोनों से बना लो, इन दोनों को ऐड करो और इसको माइनस कर दो। ये है तरीका, तो नंबर 3 या 5 किसी से डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए हमें वो 3 डिजिट लेने होंगे जिनका सम 3 से डिविजिबल हो। तो एक पेयर हो गया 1, 2, 3, एक हो गया 1, 3, 5, एक हो गया 2, 3, 4, एक हो गया 3, 4, 5। इसके अलावा और कोई 3 डिजिट का पेयर ट्रिपलेट बनेगा नहीं जो जिनका सम 3 से डिविजिबल हो। तो इससे बनेंगे नंबर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 फैक्टोरियल टोटल नंबर होगा 3 से डिविजिबल। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट 5 फिक्स कर दो, तो लास्ट प्लेस को फिल करने का एक ऑप्शन, बाकी यहाँ पे 4 और यहाँ 3 क्योंकि रिपीटिशन करना नहीं है, तो टोटल 12 नंबर आ गए। अब 15 से डिविजिबल करने हैं हमें नंबर, तो 15 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए और नंबर 3 से मल्टीपल होना चाहिए। तो ऐसे सिर्फ दो ऑप्शन है, 1, 3, 5 से लेके एक नंबर बनाना है या 2, 3, 4, 5 से। तो 5 लास्ट डिजिट रखनी है, 1 और 3 और 4 को अरेंज कर सकते हैं। तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 2, इसको अरेंज करने के 2, तो टोटल नंबर कितने आ गए 4। तो आंसर आया 24 + 12 - 4 दैट इज 30। 3 और 5 की बात की गई थी, यानी नंबर डिविजिबल बाय 3 प्लस नंबर डिविजिबल बाय 5 माइनस नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ। 3 and 5 बोथ से डिविजिबल मतलब 15 से डिविजिबल। तो पहले 3 से डिविजिबल निकाले, फिर 5 से डिविजिबल निकाले और 15 से डिविजिबल माइनस कर दिया। क्लियर हुआ सेकंड? यहीं पे अगर हमसे कहा जाता 3 और 7 से बताओ, या सॉरी 3 और 2 से बताओ, तो हम क्या करते हैं, 3 से डिविजिबल निकालते प्लस 2 से डिविजिबल निकालते और उसमें 6 से डिविजिबल माइनस कर देते। ये आगे बढ़ो, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, एक वेक्टर सी दिया हुआ है। R इज अ वेक्टर सच दैट R क्रॉस A = C क्रॉस A। अब R क्रॉस A = C क्रॉस A दिया था, यानी R - C क्रॉस A 0, क्रॉस प्रोडक्ट 0 मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल, यानी R - C = लैम्डा, यानी वेक्टर R = लैम्डा A + C। एक बार हमें वेक्टर R मिल गया, लैम्डा A + C है। हमें R.B 0 दिया हुआ है, जैसे हम R.B करेंगे तो लैम्डा A.B + C.B = 0। अब A और B दिया हुआ है तो A.B की वैल्यू निकाल लो, A.B इज -1, B.C निकालोगे, B.C इज कितना 1 + 1 2, इसका मतलब माइनस लैम्डा + 2 = 0, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। जैसे लैम्डा 2 आया तो हमें वेक्टर R मिल गया 2A + C। अब हमें R.A करना है, अब हमें क्या करना है R.A। तो जैसे ही आप R.A करोगे, जैसे ही क्या करोगे भाई R वेक्टर मिल गया ना 2A + C, R.A करोगे तो 2A.A मतलब mod A स्क्वायर और A.C निकालो, कितना आ रहा है A.C निकालो तो 1 - 2 + 1, ये तो कितना आ गया 0 ही आ गया। ये निकालो, ये कितना आ रहा है 1 + 6 √6 यानी स्क्वायर 6 × 2 = 12, A.C 0 हो ही गया, mod A 6 √6 हो गया। सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, मतलब फालतू वेक्टर ऐड सब्ट्रैक्ट करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, सीधा इक्वेशन में यहाँ पे, क्योंकि A.B A.C A.B इन्हीं का यूज होगा, बस उसी को यूज कर लेना। नेक्स्ट आओ, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y ले लो, यहाँ से k की वैल्यू निकालो, पहली इक्वेशन से तो आएगी 4√3 / √3 x + y। दूसरे से k निकालोगे
तो आएगा √3x + y / 4√3। दोनों से k को एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ से 3x² - y² = 48। ये आ गया आपका एक हाइपरबोला। हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी होती है 1 + b² / a²। सीधा सिंप्लीफाई करो, इसेंट्रिसिटी 2। समझ गए? नेक्स्ट आओ, a1 a2 a3 be the square such that the length of side an is equals to diagonal of an + 1। साइड an की जो है वो डायगोनल an + 1 का, an की साइड अगर an कहें तो an + 1 की साइड an + 1 होगी, तो उसका डायगोनल √2 an + 1 होगा। तो यानी an + 1 / an जो है, यानी दोनों की साइड का जो रेशियो है वो 1/√2 आ गया। बोलो भाई। अब लेंथ ऑफ a1 कितना दिया हुआ है, यानी a1 की साइड लेंथ 12 दी हुई है, यानी फर्स्ट टर्म 12 दिया हुआ, और ये तो पता चल रहा है कि an + 1 an अगर 1/√2 है तो सारी साइड जीपी में आ रही है, इसका कॉमन रेशियो 1/√2 है। अब हमको n की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है जिससे an का एरिया जो है 1 से लेस हो। तो an का एरिया an² होगा। an² मतलब an मतलब होगा 12 × 1/√2 की पावर n + 1, उसका स्क्वायर 1 से छोटा होना चाहिए, यानी 2 की पावर n - 1 144 से बड़ा होना चाहिए। 144 से ग्रेटर चाहिए, यानी कि 144 से ग्रेटर मतलब 128 मिनिमम चाहिए, यानी 256 होगा तभी तो ग्रेटर हो जाएगा ये। यानी n - 1 7 से बड़ा होना चाहिए, यानी n 8 से बड़ा होना चाहिए। 8 से बड़ा पहला इंटीजर 9 आ जाए। ये है, समझ में आया? ऑब्वियसली ये तो पता ही होगा ना कि अगर साइड लेंथ a है तो डायगोनल a √2 होता है, वहां से ये ऑब्जर्वेशन हमने निकाल लिया। नेक्स्ट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सारे डेल्टा 0 होने चाहिए, खत्म। तो पहला डेल्टा कोफिशिएंट से बना लो, इसको 0 के इक्वल कर दो, तो k की वैल्यू कुछ भी रखो, ये तो हमेशा ही 0 आ रहा है। सेकंड में क्या करो, k कुछ भी रख दो, डेल्टा हमेशा 0 आएगा। सेकंड में क्या करो, k को साथ में ले लो, k के साथ ही ले लो, और बाकी देखो ये वाला हटाओगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, तो भाई कहीं तो k बचना चाहिए ना। डेल्टा 2 में k बच रहा है, डेल्टा 2 में k निकालो, यहाँ से आ गया, यानी k की वैल्यू जब 21 लोगे तो डेल्टा 2 भी 0 हो जाएगा। डेल्टा 1 और डेल्टा 3 भी चेक कर लो, क्या k 21 रखने पे 0 आ रहे हैं? वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर 21 आ गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप इसको चेक जरूर कर लीजिएगा, इसको डेल्टा 2 से आपने निकाल तो दिया, वो बात सही है, बट इसमें आपको चेक करना पड़ेगा डेल्टा 1 एंड डेल्टा 3, वो भी कब, जब k की वैल्यू 21 हो। अच्छा, डेल्टा 1 चेक करने की जरूरत है नहीं, क्यों? डेल्टा 1 में k आएगा ही नहीं, डेल्टा 1 में k आएगा ही नहीं ना। डेल्टा 1 ये आ रहा है 1 - 1 - 2 2 - 2 और -4, ये 0 दिख ही रहा है। तो जैसे आप यहाँ से क्या कॉमन करोगे, 2, ये दोनों सेम आ जाएंगे, तो डेल्टा 1 तो चेक हो गया। डेल्टा 3 को चेक करोगे तो आएगा k 3 - 2 1 - 1 - 2 और 1 2 3। अब यहाँ पर बस k को 21 रख के चेक कर लेना ये 0 आ रहा है कि नहीं। अगर ये 0 आ रहा है तो आंसर 21 हो गया। अगर ये 0 नहीं आया तो फिर k की कोई वैल्यू पॉसिबल, बट इन दोनों को चेक करने की हैबिट रखना, बस मैं ये बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। a आपको दिया हुआ है अजीब सा, i2 + a i2 - a का इनवर्स दिया हुआ है, आपसे 13a² b² पूछा गया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, इसमें क्या करना था, सीधा डिटरमिनेंट ले लेते हैं। जैसे डिटरमिनेंट लोगे तो डिटरमिनेंट i2 + a अपॉन डिटरमिनेंट i2 - a इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट a² + b²। अब अगर आप यहाँ से देखो, i2 दिया हुआ है, i2 मतलब सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, i2 + a करो तो आ जाएगा 1 - tan θ/2 tan θ/2 1, i2 - a करो तो 1 tan θ/2 - tan θ/2 1। अब जैसे आप i2 + a का डिटरमिनेंट निकालोगे तो 1 + tan² थीटा, i2 - a का डिटरमिनेंट निकालोगे 1 + tan² थीटा। तो i2 + a और i2 - a का डिटरमिनेंट सेम आ गया, दोनों कैंसिल हो गए, यानी a² + b² की वैल्यू 1 आ गई, 13a² + b² की वैल्यू 13। खत्म। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लगानी है कि i2 + a i2 - a सिंप्लीफाई कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे, द ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस ईच अदर नंबर ऑफ पॉइंट 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन इनक्लोज एरिया। अच्छा, 2 कंसेक्यूटिव के बीच का इनक्लोज एरिया चाहिए। तो अगर आप साइन और कॉस का ग्राफ देखो
दोनों कंसेक्यूटिवली इंटरसेक्ट कर रहे हैं π/4 और 5π/4 पे, 0 से 2π के बीच में, यानी π/4 से 5π/4 के बीच का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। सीधा π/4 से 5π/4 में sin x माइनस cos x को इंटीग्रेट कर दो, ये आ गया माइनस cos x माइनस sin x, π/4 5π/4 रख दो, सीधा आंसर 2√2 आता है। ये ध्यान, अगर आपको नहीं पता ये कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए, दो कंसेक्यूटिव के बीच में इसका एरिया हमेशा 2√2 होता है। ये एकदम दिमाग में सेट कर लो, इसको कई जगह आप यूज करोगे, सीधा 2√2 की पावर 4 करोगे, आंसर 64 आएगा, खत्म। नहीं अगर दिमाग में सेट है तो कोई बात नहीं, π/4 से 5π/4 sin x माइनस cos x करके इंटीग्रेट कर दो, वो भी चलेगा, बट ये एरिया ऑलवेज 2√2 आता है। दो कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में, sin x और cos x में दो कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का एरिया 2√2 होता है। नेक्स्ट, fx 6 डिग्री की पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 यूनिटी है, एक्सट्रीमम -1 और 1 पे है, और fx बाई एक्स क्यूब 1 दिया हुआ है। fx बाई एक्स क्यूब 1 देने का मतलब समझे, एक्स क्यूब से बड़े जितने, एक्स क्यूब से छोटे जितने टर्म्स हैं उन सब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, यानी इसमें मिनिमम पावर एक्स क्यूब होगी और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 होगा, तो एक्स क्यूब से छोटे सारे टर्म 0 हो गए, एक्स क्यूब की पावर का कोफिशिएंट 1 हो गया। इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। जैसे इतनी इंफॉर्मेशन मिली, x की पावर 6 का कोफिशिएंट 1 दिया ही हुआ है, तुरंत हम fx को क्या अज्यूम करेंगे, x की पावर 6, ax की पावर 5, bx की पावर 4 और x क्यूब। समझ गए कि नहीं, बोलिए। एक बार ये fx आपको मिल गया, फिर तो खत्म, f डैश x आ गया a और b के टर्म में, एक्सट्रीमम मतलब f डैश x 0, तो f डैश 1 0, f डैश माइनस 1 0, वहां से दो इक्वेशन a और b में आई, दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल लिया, a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, fx आ गया। एक बार fx आ गया, f2 आ गया, f2 into 5 के आंसर। नहीं समझे, तरीका सिंपल था। इस इक्वेशन को देखकर हमने ये अंदाजा लगाया कि एक्स क्यूब से लेस जितने टर्म्स होंगे उनका कोफिशिएंट 0 होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 होगा। पहली इंफॉर्मेशन यहाँ खत्म। एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट 1 दिया ही हुआ है, यानी एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 4 के कोफिशिएंट को a और b ले लिया, f डैश x निकाला, अगर ये एक्सट्रीमम है तो f डैश 1 और -1 की वैल्यू 0 कर दी, यहाँ से a और b में दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करके a और b आ गया, a और b सब्स्टिट्यूट कर दिया, fx आ गया। एक बार fx आ गया, f2 आ गया, f2 आ गया, 5 into f2 आ गया, आंसर इज 144। लास्ट, a दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड पॉजिटिव दिया हुआ है, एक्स वाई जेड 2 दिया हुआ है, a स्क्वायर i दिया हुआ है। जैसे आप a स्क्वायर करोगे ये आएगा, यहाँ से a i करोगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 आएगा, और एक्स वाई जेड जो है वो 0 आ जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की दो वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ से 1 और -1, पॉजिटिव लेना है तो 1 ले लो। अब हमें x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब निकालना है, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस 3x वाई जेड, सारी वैल्यू दे रखी, सिंप्लीफाई कर दो। तो इसमें जो हमें याद रखने वाली चीज है वो ये है कि अगर a एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई है तो a स्क्वायर हमेशा ये होता है, और अगर a स्क्वायर i के बराबर है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 0 हो जाता है। ये एकदम दिमाग में सेट कर लो कि अगर a की वैल्यू एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स वाई है और a स्क्वायर i के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 होता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है वो 0। ये एकदम सेट है, इसका यूज कई जगह हो जाता है कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने में। ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आपका कैलकुलेशन कई बार बच जाएगा। मेरी बात समझ पाए, बोलिए भाई। Yes. ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपके पास है तो आप अपना कैलकुलेशन बचा लेंगे और क्या।